प्रिय प्रशिक्षु, देखिए डीएलएड की क्लास है ये चतुर्थ सेमेस्टर के बच्चों की। तो इसमें जो है देखिए आप लोग क्या है, आप लोग ये सोचते हैं कि जल्दी से हमारी परीक्षाएं हो जाए, जल्दी से हम लोगों को जो है प्रशिक्षण प्राप्त हो जाए। इसके लिए विद्यालय के द्वारा आपको ऑनलाइन क्लासेस जो है उपलब्ध कराई जा रही है प्रशिक्षण में। तो जिसमें देखिए जो है चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षणों के लिए है शैक्षिक प्रबंधन शैक्षिक प्रशासन का जो सिद्धांत का पेपर है, उसमें हम आपको अध्यापक वार समय सारणी जो है वो पिछले वीडियो में आपको उपलब्ध करा चुके हैं। तो अध्यापक वार समय सारणी जो हमारी है उसको अगर हम जो है बनाना चाहते हैं या अपने विद्यालय में लागू करना चाहते हैं, तो पहले देखें कि ये जो हमारी समय सारणी है वह जो है प्राथमिक विद्यालय और मिडिल स्कूल के विद्यालयों के लिए जो है वो लागू होती है। वहां पर जो है ऐसे उसके लिए जब हमारे पास भौतिक संसाधन पूर्ण हो, मानवीय संसाधन के रूप में हमारे पास शिक्षक पूर्ण हो, तब इस प्रकार की समय सारणी का हम सदुपयोग कर सकते हैं। जिसमें आइए देखिए जो है उसी के बाद हमने जो है दो आपको बताए थे, एक अध्यापक वार समय सारणी और एक जो है बताए थे हम आपको कक्षावार समय सारणी। तो कक्षावार समय सारणी जो है ये तालिका बनाए हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए इसमें एक सारांश लिखा गया, एक कक्षा लिखी है। इससे पहले हम आपको जानकारी दे दें कि जो हमारे इसमें जो है T1 का प्रयोग किया गया है, T2 का प्रयोग किया गया है, T3 का प्रयोग किया गया है और T4 T5 का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इनका जो प्रयोग हुआ है ये जो है हमारे वो क्या है, वह जो है वो शिक्षक है। इनको आप जो है समय सारणी में जब आप अपने विद्यालय में बनाएंगे तो शिक्षक के नाम से भी जो है आप लिख सकते हैं। तो एक सामान्य तरीके से जो है इनको संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर देंगे। तो जिसमें देखिए जो है कक्षा दिखाएंगे ये 1 2 3 4 और 5। ऐसे ही आप कह लीजिए कि कक्षावार जो हमारी समय सारणी बनेगी वह समय सारणी क्या होगी, वह जो है जब हमारे पास शिक्षक पूर्ण होंगे, जब हमारे पास जो है भौतिक संसाधन पूर्ण होंगे, तब जो है हम इस प्रकार की समय सारणी का निर्माण करेंगे। जिसमें आइए हम देखते हैं कक्षा दी गई है 1 2 3 4 5। 5 कक्षाएं प्राथमिक विद्यालय में होती है, 5 कक्षाओं को दर्शाया गया है। उसके बाद कालांश दिखाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 कक्षाएं चलाई गई हैं। टाइमिंग आपको राज्य सरकार के दिशा निर्देशों द्वारा विभाग के द्वारा जो आपको टाइम प्राप्त होता है उस टाइम के अनुसार ही इसमें टाइम आप अंकित कर सकते हैं। सामान्य तरीके से ये बताई गई है। इसमें देखिए हिंदी जो विषय है वह T1 चलाएगा फर्स्ट क्लास में, कक्षा 2 में जो है T2, कक्षा 3 में T3, कक्षा 4 में T4, कक्षा 5 में T5। इस प्रकार से पहली कक्षा क्योंकि हमारे पास जो है शिक्षक पूर्ण है, इसलिए जो है ये सारे विषय हमारे एक साथ सभी कक्षाएं चल जाती हैं। और देखिए कक्षा अध्यापक का सिस्टम है कि ये जो टीचर है हमारे इस कक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी रखेंगे, पूर्ण रूप से जो है उनकी व्यवस्था देखेंगे। तो इस तरह से कक्षा अध्यापक जो भी हैं पहली कक्षा जो क्लास ले रहे हैं वही जो है सभी के कक्षा अध्यापक भी हो गए। दूसरे पीरियड में देखते हैं कक्षा 1 में गणित जो है T2, कक्षा 2 को जो है T1, कक्षा 3 को जो है T4 और कक्षा 4 को T5, कक्षा 5 को जो है T1। इस तरह से देखिए जो है T2 ये यहाँ पर T3 हमारा काम करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए जो है तीसरे पीरियड में हमारा परिवेश कक्षा 1 को जो है T5, हमारा परिवेश T2, उसके बाद कक्षा 3 को विज्ञान T1, कक्षा 4 को T4 और कक्षा 5 को T1 क्लास चलाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको जो है T1 क्या इसको T3 चलाएगा। ठीक है, उसके बाद आइए देखिए जो है गिनती पहाड़ा T2, यहाँ पर पहली क्लास को गिनती पहाड़ा जो है वो T3, हमारा परिवेश T5 और हमारा परिवेश जो है वो T1, उसके बाद हमारा परिवेश जो है वो T4। उसके बाद मध्यांतर हो जाता है। आपको सभी कक्षाओं में हम बताए कि बच्चों को रिलैक्स देने के लिए, पूरा जो है उनको ऊर्जा संग्रहित करने के लिए कुछ लंच वो कर लेते हैं, जिससे जो है वो पुनः जो है एक बार जो है उत्साहित हो जाते हैं। इसलिए जो है कक्षा 1 को सुबह T3, सुबह जो है T5, अंग्रेजी का विषय जो है कक्षा 3 को जो है T4 और कक्षा 4 को T2 और कक्षा 5 को T1। इस तरह से देखिए खेलकूद बच्चों के लिए आवश्यकता पाठशाला में क्रियाएं भी हम आपको आगे बताएंगे। तो खेलकूद का देखिए T5, खेलकूद जो है T1, इंग्लिश जो है T4, संस्कृत जो है T3 और संस्कृत हमारा जो है T2। इस तरह से ये कक्षा है। लास्ट कक्षा जो है हमारी पाठशाला में क्रियाओं की होती है
खेल को जो है जो कक्षा अध्यापक है अपने अपने कक्षा को ध्यान देते हुए वो खिलाने का कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी समय सारणी जो है वो निर्मित हो जाती है। तो इस समय सारणी का उपयोग भी जो है उसी समय किया जाएगा जिस समय जो है हमारे पास वो सारे संसाधन पूर्ण हो। सारे संसाधन जब पूर्ण होंगे तब जो है हम इनका निर्माण जो है वो कर सकते हैं, इनको हम सदुपयोग ला सकते हैं और बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और उसका सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। आइए जो है हमारा जो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आज हम इसके अंतर्गत बताते हैं आपको, वह हमारा है जो अभी हम पाठ से आगामी क्रियाओं की चर्चा कर रहे थे। पाठ से आगामी क्रियाएं हमारी क्या है, उनसे क्या लाभ है। तो पाठ से आगामी क्रियाओं का प्रबंधन देखते हैं। टॉपिक हमारा पाठ है सहगामी, पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन। तो पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रबंधन हमारा है। तो देखिए जो है पाठ सहगामी क्रियाओं की अवधारणा को देखिए सबसे पहले कि कौन कौन से समय में कौन कौन सी अवधारणा रही। तो इस प्रकार से पाठ सहगामी क्रियाओं की जो अवधारणा रही है हमारी, वह जो है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो अवधारणा जो पाठ सहगामी क्रियाओं की रही है, तो इन अवधारणाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में। पहला भाग हमारा कौन सा है, वह जो है वह है प्राचीन अवधारणा, प्राचीन अवधारणा। दूसरा हमारा कौन सी अवधारणा है, वह जो है वो आधुनिक अवधारणा, आधुनिक अवधारणा। एक एक अवधारणाओं को हम देखते हैं कि प्राचीन अवधारणाएं हमारी क्या रही है और जो है वो आधुनिक अवधारणाएं क्या रही है। तो पहले हम देख लेते हैं प्राचीन अवधारणा को, हमारी प्राचीन अवधारणा क्या रही है। तो प्राचीन अवधारणा जो हमारी रही है उसके अंतर्गत पाठ सहगामी प्रवृत्तियों को अनेक नामों से पुकारते थे। ठीक है, तो कौन कौन से नाम थे या पाठ सहगामी क्रियाओं को और किन किन नामों से जाना जाता था, इसको जो है हम कहते थे पाठ्येतर प्रवृत्तियां, पाठ्येतर प्रवृत्तियां। ठीक है, तो पहला इसको हम जो है पाठ्येतर प्रवृत्तियों के नाम से जानते थे। दूसरा जो है कक्षेतर प्रवृत्तियां, कक्षेतर प्रवृत्तियां। ठीक है, तो जैसे जो है पाठ्येतर प्रवृत्तियां वैसे जो है वो कक्षेतर प्रवृत्तियां। उसके बाद पाठ सहगामी प्रवृत्तियां, तीन प्रकार की प्रवृत्तियों में जो है उसको पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियां। इनको जो है कितने नामों से पाठ्येतर प्रवृत्तियां कही जाए, तो पाठ्येतर प्रवृत्तियां कही जाए या कक्षेतर प्रवृत्तियां कही जाए या जो है वो पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियां कही जाए। ठीक है, इसको जो है प्राचीन अवधारणाओं में इतने नामों से जो है हम लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं हम जो है कि कुछ समय पूर्व प्राचीन काल की बात हो रही है, प्राचीन अवधारणा जो हमारी रही है, प्राचीन समय की जो बातें हो रही है, जो पुराने हमारे विचारधारक रहे हैं इसके संबंध में। तो कुछ समय पूर्व जो है वो शिक्षा से तात्पर्य जो माना जाता था, यह कह लीजिए कि जो प्रारंभ में जो हमारी शिक्षा आरंभ हुई है उस शिक्षा में जो है यह माना जाता था कि सिर्फ पढ़ना लिखना गणित संबंधी ज्ञान को जो है कि हम शिक्षा करते हैं। पढ़ना लिखना गणित का ज्ञान, अर्थात ये कह लीजिए विषय से संबंधित ज्ञान को ही हम जो है क्या करते थे, पाठ्येतर प्रवृत्तियां, कक्षेतर प्रवृत्तियां, पाठ सहगामी क्रियाएं, पाठ सहगामी क्रियाएं, इसी को मान लिया जाता था। अधिक से अधिक पहले शिक्षक क्या ध्यान देते थे, पहले शिक्षक ये ध्यान देते थे कि अधिक से अधिक लोगों की एक धारणा भी सोच भी थी कि बच्चे अगर जाएंगे विद्यालय में तो उनको कितना ज्यादा से ज्यादा जो है विषयगत ज्ञान करा दिया जाए, पुस्तकों को पढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ जो है बालक को उस समय जो उद्देश्य विद्यालय में होता था वह होता था
ज्ञान प्रदान करना, कि बालक को कितना जो है शिक्षा के माध्यम से जो है उनको कक्षाओं में बैठा करके सिर्फ और सिर्फ जो है वो ज्ञान प्रदान कर दिया जाए। ठीक है, तो उसमें क्या देखा गया कि इससे जो है बालक का सर्वांगीण विकास नहीं होता है, चौमुखी विकास की जो हम बात करते हैं वह जो है वो नहीं होता है। इस प्रकार से इस समय की जो शिक्षा रही है वह जो है अत्यंत जो है वो संकुचित मानी गई है, व्यापक नहीं मानी गई, संकीर्ण मानी गई, अव्यवहारिक मानी गई है कि जब तक बच्चों को जो है व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाएगा, विषयगत ज्ञान उनको बहुत प्राप्त हो जाए, जब उसका वह व्यवहार में प्रयोग नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से उनका ज्ञान जो है वह संकुचित रहेगा। क्यों? क्योंकि जो है अपने ज्ञान का उपयोग जो है वह व्यवहार में नहीं कर पाते हैं। तो जैसे देखिए जो है संगीत हमारा हुआ, नाटक है, भ्रमण है, स्काउटिंग है, वाद विवाद है, खेल कूद प्रतियोगिताएं हैं, इन सारी चीजों को जो है अशैक्षिक क्रियाएं माना जाता था, अर्थात शिक्षा से इसको अलग माना जाता था। जो ये हमारी क्रियाएं हैं, फिर से एक बार देख लें, संगीत है, नाटक है, स्काउटिंग है, भ्रमण है, उसके साथ साथ वाद विवाद है, खेल कूद है, ये सारी चीजों को अशैक्षिक क्रियाएं माना जाता था, अर्थात ये क्रियाएं जो है वो विद्यालय में नहीं होनी चाहिए, ये शिक्षा से अलग है, इसको शिक्षा के साथ में जोड़ना नहीं चाहिए। इस तरह से जो है इन क्रियाओं को शिक्षा जगत में कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ था। तो जिनके द्वारा क्या हुआ, शिक्षार्थियों का क्या हुआ, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और जो है संवेगात्मक विकास जो होना था वह जो है वो नहीं हो पाता था। क्यों? क्योंकि जो है उनको सिर्फ और सिर्फ जो है वो विषय का ज्ञान दिया जाता था, और विषय के ज्ञान से न तो उनका शारीरिक विकास हो पाता था, न उनका सामाजिक विकास हो पाता था, न उनका जो है संवेगात्मक विकास हो पाता था। इसलिए जो है ये क्रियाएं जो है वो पाठ्यांतर क्रियाएं थी, है ना, उनको जो है लेकिन इसमें सम्मिलित नहीं किया गया। उसके बाद आइए हमारी जो है वो धारणा, जो आधुनिक धारणा रही है उसको देखते हैं। आधुनिक धारणा हमारी क्या रही है इसके संदर्भ में पाठ्यक्रम क्रियाओं। तो दूसरा हमारा जो बिंदु है वो आधुनिक अवधारणा। आधुनिक अवधारणा हमारी रही इस संदर्भ में क्या रही है, इसमें हम देखें तो जो आधुनिक हमारी अवधारणा रही है, जैसे जैसे देखिए शिक्षा दर्शन की विचारधाराओं में परिवर्तन हुए, जैसे जैसे हमारी शिक्षा धाराओं में परिवर्तन, शिक्षा दर्शन की धाराओं में परिवर्तन हुए, विचारधाराओं में परिवर्तन हुए, उसी प्रकार से जो है पाठ्यक्रम क्रियाओं के संबंध एवं दृष्टिकोण में भी परिवर्तन होते रहे, आधुनिकता आती है, जिसमें जो है वर्तमान में जो ये अतिरिक्त क्रियाएं मानी गई थी, जिसको हम नाटक, संगीत, भ्रमण, स्काउटिंग, वाद विवाद आदि को, खेल कूद को, आदि क्रियाओं को जो हम अतिरिक्त क्रियाएं मानते थे, उसको जो है धीरे धीरे पाठशालामी क्रियाओं में इसको स्थान प्राप्त हो गया। पाठशालामी क्रियाओं में स्थान देने को आप देखते होंगे, पहले जो है आज के 15 साल पूर्व, 10 साल पहले अगर स्थिति आप देख रहे, 15 साल पहले की स्थिति को देख रहे तो बच्चे क्या होते थे, विद्यालय से जो है वह विद्यालय की ओर जाना ही पसंद नहीं करते थे, उनमें एक भय समा जाता था कि विद्यालय में सिर्फ हमको पढ़ाया जाता है। लेकिन आज अगर वर्तमान समय में बच्चों की स्थिति देखें तो बच्चे जो है क्या, कोई भी बच्चा आपको जो है वह स्थिति में नहीं होगा कि वह बच्चा विद्यालय न जाना चाहे, बल्कि क्या होता है कि बच्चे को आप देखते हैं कि बच्चा जो है निश्चित रूप से यह प्रयास करता है कि हमको विद्यालय डेली जाना पड़े। क्यों वो करता है? क्योंकि जो ये हमारी जो अतिरिक्त क्रियाएं थी, पाठशालामी जो क्रियाएं थी, वह विद्यालय में संपन्न कराई जाती है। उसके साथ साथ बच्चे को जो है मनोरंजन प्राप्त होता है, बच्चे को जो है वो ये नहीं महसूस होता है कि हमको वहां पर सिर्फ पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से आधुनिक विचारधारा के अंतर्गत हम देखते हैं तो पाठ्यक्रम जो है विद्यालय के विषयगत, पाठ्यक्रम जो हमारा है विद्यालय के विषयगत तक ही सीमित नहीं है, अपितु उनके जो है अंतर्गत वे सभी अनुभव आ जाते हैं जिनका बालक विद्यालय में जो है एवं उसके बाहर रह करके वह प्राप्त करना चाहता है। उसके साथ साथ इन क्रियाओं को जो है पाठ्यशालामी क्रियाएं कहा जाता है। इनको जो है आधुनिक अवधारणा के अंतर्गत इसमें सम्मिलित कर दिया गया। तो निश्चित रूप से अगर दोनों क्रियाओं की हम बात करें, पाठ्येतर क्रियाओं की और पाठ्यशालामी क्रियाओं की, तो निश्चित रूप से दोनों जो है एक दूसरे की ये पूरक क्रियाएं हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो है
क्रियाएं हैं। तो इसमें आज हम आपको बता दिए कि जो हमारी प्राचीन अवधारणा रही है, जो आधुनिक अवधारणा रही है। अब आइए हम देखते हैं कि जो पाठ से आगामी क्रियाएं की जो हमारी अवधारणा रही है वो तो आई है, उसके साथ साथ जो है पाठ से आगामी क्रियाओं का स्वरूप और महत्व क्या है। तो आज पाठ से आगामी क्रियाओं के पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व एवं स्वरूप क्या है। पाठ से आगामी क्रियाओं के महत्व और स्वरूप की अगर हम चर्चा करते हैं तो विद्यालय में अभी हम बता रहे थे कि 10 साल पहले की स्थिति को अगर देखा जाता था तो बच्चे विद्यालय जाना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज बच्चे जो है विद्यालय जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। उसके लिए देखिए जो है वहीं पर ये विचारधारा आई है आधुनिक की। तो विद्यालय में जो पाठ से आगामी क्रियाएं होती थी या बिना पाठ से आगामी हम कह लीजिए विद्यालय में अगर पाठ से आगामी क्रियाएं ना हो तो उसके बिना क्या होती है कि उनको विषय के प्रति रोचकता उत्पन्न नहीं होती, अर्थात जो है वह विषय को जो है रोचक नहीं बनाया जा सकता है। उसके साथ साथ इसके अभाव में क्या होता है, अभाव में ही आपको पता है कि एक तो विषय में जो है रोचकता नहीं उत्पन्न हो पाती, दूसरा हमारा क्या हुआ कि इनका जो है वो सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि छात्रों के लिए जो है वो महत्वपूर्ण होता है। उनको जो है सिर्फ विषयगत ज्ञान दिया जा सकता है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जा सकता। और जब तक जो है उनको विषयगत ज्ञान देकर के व्यवहार का ज्ञान नहीं कराया जाएगा तब तक उन विषयों का वह जो है अपने व्यवहार में प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो है निश्चित रूप से पाठ से आगामी क्रियाएं वह हमारी आवश्यक होगी। तो पाठ से आगामी क्रियाओं का बालकों के जीवन में बहुत ही महत्व है और उसके साथ साथ इन क्रियाओं के लाभ भी निम्न है। तो लाभ हम देखें जो है कि इन क्रियाओं का जो है लाभ क्या है, इन क्रियाओं को क्यों जो है संपन्न की जानी चाहिए। तो पहला देखिए इसमें लाभ जो है बहुत से हैं, हम एक लाभ आपको एक लाभ बताते हैं। जैसे जो है अवकाश के समय का उपयोग, पहला लाभ आपको हम बताते हैं अवकाश के समय का सदुपयोग। ठीक है, देखिए अवकाश के समय जो है सदुपयोग कैसे होगा। तो वर्तमान समय में जो है देखिए अवकाश के क्षणों का सदुपयोग करने की कला जो है सीखना नितांत आवश्यक है। जैसे देखिए लॉकडाउन चल रहा है, उसके बाद भी आप लोगों का समय जो है वह उपयोगी कर दिया गया है। आप लोगों के लिए भी उपयोग में आ रहा है कि जो घर बैठे आप जो है अन्यत्र जो है कार्य किया करते थे या जो है लाभ आपसे उससे कोई नहीं होता था, तो उसके माध्यम से आपको जो है ऑनलाइन जो शिक्षा दी जा रही है ये आपका समय का उपयोग ही है। अवकाश है, विद्यालय आप नहीं आ सकते हैं, उसके बाद भी जो है आप जो है वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो एक जो है हमारा ये हो जाता है कि आप जो है अवकाश के समय का सदुपयोग जो है वो शिक्षा के को प्राप्त करके कर रहे हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करके कर रहे हैं। दूसरा देखिए हमारा जो है कि पाठ से आगामी क्रियाओं के माध्यम से ही जो हमारे बालक होते हैं वह बालक अपनी रुचि के अनुसार अपनी हॉबी जो है कि अपनी हॉबी का जो है वह जो है वो विकास कर लेते हैं। जो उनमें रुचि होती है, जिन कलाओं की जानकारी उनको होती है, जो वह करना चाहते हैं, निश्चित रूप से वह अवकाश के समय में जो है वह कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि वह जो है बचपन से ही उनमें अपने समय का उपयोग करने की जो है वो क्षमता का विकास हो जाता है। और उसके साथ साथ साहित्य प्रतियोगिता, किताबें, निबंध आदि जो है वो पढ़ करके जो है अपने अध्ययन की ओर जो है वह प्रवृत्ति हो जाते हैं। इस प्रकार से जो है उस समय का सदुपयोग कर लेते हैं। दूसरा हमारा देखिए जो है वो आता है नैतिक प्रशिक्षण। नैतिक प्रशिक्षण, तो नैतिक प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो नैतिक प्रशिक्षण में देखिए तो पाठ से आगामी क्रियाओं से जो है वह नैतिक प्रशिक्षण के लिए वास्तविकता प्रदान की जाती है। उनको जो है सारी चीजें कर करके दिखाई जाती हैं, जिससे इसमें जो है भाग लेकर के उन गुणों का उनमें बच्चों में विकास हो जाता है जो चरित्र निर्माण के लिए आवश्यक होता है। बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, भविष्य में अच्छा हो रहे उसके लिए जो है विद्यालय में अगर ये क्रियाएं की जाती हैं तो निश्चित रूप से वह बच्चे जो है इसके माध्यम से जो है वो नैतिकता का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। जिसमें देखिए इसमें छात्र जो है अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को, जो उसके व्यक्तिगत लाभ होते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ होते हैं, उन सब सारी चीजों को भूल जाते हैं। भूल करके सामूहिक भावना को से जो है वह कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और कुछ न कुछ जो है वो नई चीजें सीख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें
कौन कौन से उसमें जो है नैतिकता आती है, जैसे ईमानदारी, समूह में जो है ईमानदारी से वह कार्य करते हैं समूह को जो है आगे बढ़ाने के लिए। उसके साथ साथ सत्यता, झूठ बोलने में जो है वह सारी चीजें जो है वो भूल जाते हैं, सत्यता पर ही रहते हैं। उसके साथ साथ न्यायप्रियता की बात करते हैं और जो है आत्मानुशासन उनमें जो है स्वयं उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार से जो है देखिए दूसरा हमारा जो है वो सामाजिक प्रशिक्षण हो जाता है। सामाजिक प्रशिक्षण, सामाजिक प्रशिक्षण को देखें तो सामाजिक प्रशिक्षण के अंतर्गत देखिए समाज सेवा, शिविर, स्काउटिंग, श्रमदान आदि से जो है बालकों में जो है सामाजिकता का ज्ञान हो जाता है। उसके साथ साथ सामाजिक उपचार से जो है सामाजिक आचार विचार को जो है वह सीख लेता है। जब वह समाज में जाता है इन सारी कार्यों को करने के लिए तो वह जो है समाज के अच्छे गुणों को, समाज के बुरे गुणों को सबको जो है वह सीख जाता है कि हमको कौन से कार्य करने चाहिए। इस प्रकार से वह उसमें सामाजिकता का ज्ञान हो जाता है। उसके साथ साथ जो है विद्यार्थियों के रुचि का विकास हो जाता है। जिस चीज में बच्चों की रुचि होती है अपने रुचि के अनुसार वह विद्यालय में कार्य करने लगते हैं और जो है वही चीजें जाकर के अपने घर पर भी जब अवकाश होता है तो इस तरह से रुचि का विकास हो जाता है। उसके साथ साथ समूह में रह करके अनुशासन स्थापना में यह सहायता करते हैं, अच्छी अनुशासन व्यवस्था को स्थापित करते हैं। उसके साथ साथ इनका जो है खेलकूद के माध्यम से शारीरिक विकास हो जाता है, शरीर को जो है स्वस्थ रखते हैं। कहा भी गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब उनका शरीर स्वस्थ रहता है तो निश्चित रूप से विषय ज्ञान को अच्छे ढंग से वह प्राप्त कर लेते हैं। उसके साथ साथ उनमें नेतृत्व की क्षमता का विकास हो जाता है, क्योंकि जो है कोई भी कार्य होता है समूह की भावना में होता है तो वह जो है नेतृत्व करने की क्षमता उनमें जो है वो विकसित हो जाती है। उसके साथ साथ ये सारी चीजें करते ही रहते हैं, उनका जो है वो मनोरंजन भी होता रहता है। उनको समय का भी ज्ञान नहीं हो पाता कि हमारा कितना समय जो है वो बीत गया है। तो अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि सामाजिक जो हमारी पाठ्यसागामी क्रियाएं हैं वह जो है पाठ्यक्रम में बाधक न होकर के बल्कि जो है पूरक उनकी एक आवश्यक होती है। निश्चित रूप से अगर संक्षेप में कहा जाए तो पाठ्यसागामी क्रियाओं के माध्यम से छात्रों को बहुत सारे लाभ होते हैं, जिनमें जो है व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। उसके साथ साथ कर के सिद्धांत, जो करके सीखने का सिद्धांत होता है, जो उनको कक्षा में बताया जाता है वह जो है वो कर करके देख लेते हैं, प्रयोग करके देख लेते हैं कि वह चीजें सही है कि नहीं। तो इसीलिए जो है हम कहे भी थे कि विषय को पढ़ाते समय अगर कर करके दिखाया जाता है तो ज्ञान में स्थायित्व प्रदान करता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि विषय के प्रति जो है बच्चों की रोचकता उत्पन्न होती है। उसके साथ साथ अच्छी आदतों का निर्माण हो जाता है बच्चों में, बुरी आदतें जो है वो त्याग देते हैं, समाज के निर्माण में यह सहायक हो जाते हैं, अनुशासन को जो है विकसित करते हैं। सिद्धांत और व्यवहार में जो अंतर दिखाई देता है, जो हमको ज्ञान दिया जाता है पुस्तक के माध्यम से, जब उसको वह कर करके देख लेते हैं तो दोनों के बीच में जो खाई दिखाई देती, जो अंतर दिखाई देता है वह समाप्त हो जाता है, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाती है। उसके बाद अधिगम को जो है स्वादिष्ट उद्देश्य बनाए रखने में जो है वह सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हमारी पाठ्यसागामी क्रियाओं का जो है वो निश्चित रूप से जो है वो महत्वपूर्ण स्थान है। आइए अगला जो है ये हमारा आपका जो है टॉपिक समाप्त होता है। अगला हम आपको जो है पाठ्यसागामी क्रियाओं के उद्देश्य और सिद्धांत क्या है इसके बारे में जानकारी देंगे।